नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद पहली बार भारत ने इतनी सख्ती के साथ अपना विरोध दर्ज कराया है। आतंक के अड्डों पर हवाई हमले के जरिए भारत ने दो टूक पैगाम दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दुनिया के तमाम शक्तिशाली मुल्क आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति की वजह से फिलहाल भारत के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान कूटनीतिक मोर्चे पर अलग थलग पड़ चुका है और ये भारत की लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान के कब्जे में हमारा एक पायलट आ गया है। हमने पाकिस्तान को सख्त हिदायत दे दी है कि जेनेवा संधि का उल्लंघन किया गया तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। तो इन सब मुद्दों पर आज होगी आज के लोकतंत्र जिंदाबाद में चर्चा। तो हम इतने मजबूत इसलिए हैं क्योंकि हमारा लोकतंत्र मजबूत है और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र जिंदाबाद के 1 घंटे के शो में आज भी केवल और केवल बात होगी पाकिस्तान पर प्रहार की। और हमारे साथ इस न्यूज मीटिंग में जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि शर्मा। भारत के लिए नामुमकिन अब कुछ भी नहीं, इसी बात पर होगी बात। F-16 के ढेर होने के भी सबूत मिल गए जिसे पाकिस्तान अभी तक नकार रहा था। हवा में नहीं उड़ पा रहा है पाकिस्तान, क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे। और अब बच नहीं पाएगा मसूद अजहर, क्यों नहीं बच पाएगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या नहीं दिखाएंगे ये शोभना आपको बताएंगे। बिल्कुल, आज हम आपको नहीं दिखाएंगे कि पाक के कब्जे में जो पायलट आया है उससे जुड़ी हुई हम कोई भी तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे। पूरे देश में सेना की तैयारियों और सरकार की स्ट्रैटेजी से जुड़ी खबरें हम आपको नहीं बताएंगे। भारत के ऑपरेशनल फैसलों से जुड़ी हुई कोई खबर भी हम आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन लोकतंत्र जिंदाबाद में आज की जो पहली और सबसे बड़ी खबर है वो है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बीजेपी का नया नारा है और सरकार भी इसी नारे के साथ कैंपेन कर रही है। नामुमकिन कुछ भी नहीं, अब सब मुमकिन है। मतलब पीएम मोदी ने मेरा बूथ में देश के 1 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आज कहा कि अब नामुमकिन मुमकिन है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि देश के दुश्मन देश को अस्थिर करने में जुटे हुए हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए हर नागरिक को आगे आना होगा। आज एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। कौन बात करना चाहेगा? दुनिया हमारे कलेक्टिव विल को देख रही है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए या हमारे दुश्मनों को हमारे पर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। साथियों, जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में न देश रुकेगा न देश की प्रगति रुकेगी दीपक जी, और न हम रुकेंगे, क्योंकि लोकतंत्र जिंदाबाद हम कहते रहेंगे क्योंकि हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इस पर आगे बढ़े रवि, उससे पहले हम सीधे चल लेते हैं हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह के साथ। वो भी इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही है? मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम है, बीजेपी ये कार्यक्रम क्यों करती है? दीपक जी, लोकतंत्र जिंदाबाद में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर सीधे शब्दों में उन्होंने जिस तरह से बातें रखी है और ये कार्यक्रम था मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसमें 1 करोड़ जो है कार्यकर्ता सीधे तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री ने सीधे और सपाट शब्दों में कहा
कि जिस तरह से जो लोग हैं उनके मंसूबों को सफल न होने दिया जाएगा और नामुमकिन अब मुमकिन हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है जवानों के साथ खड़ा है और ऐसी स्थिति में जबकि अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है, यहाँ कार्यकर्ता ही राकेश, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। इसलिए मेरा जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता प्रधानमंत्री। देखिए दीपक जी, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि आखिरकार देश क्या चाहता है, देश की जो स्थिति है क्या है। कुछ लोग हैं, कुछ देश के दुश्मन हैं जो कि चाहते हैं कि देश का जो विकास बाधित हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार है। सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि आखिरकार जो लोग हैं जो वे चाहते हैं कि देश एक मजबूत देश हो और उसको और अग्रसर है ये। सीधे सीधे बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले लोगों से अपील की कि पहले से ज्यादा काम करें। आज देश आत्मविश्वास से लबरेज है और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में न केवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया बल्कि एक तरह से देश को भी ये उन्होंने दशा और दिशा दिखाने की कोशिश की कि आखिरकार वे चाहते क्या हैं और लोगों की जनभावना क्या है। दीपक जी, ठीक है राकेश, अभी आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया ये पूरे देश के लिए है? बड़े से वो मेरा बूथ मेरा सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे क्योंकि उन्होंने दो बात कही, देश जवानों के साथ खड़ा हुआ है और देश को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। देखिए, भारत का जो मोटिव है वो बहुत क्लियर है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, लेकिन हम पीछे भी नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो ऐसा नहीं होने वाला कि भारत रिट्रीव करेगा, पीछे हटेगा। और पीछे हटने का सच बताएं तो इस वक्त जो है मौका ही नहीं है किसी भी देश के, दोनों देशों के पास में, चाहे हम बात पाकिस्तान की करें चाहे भारत की करें। और इसीलिए जो पाकिस्तान के पीएम जब आते हैं मीडिया के सामने तो वो सीधे सीधे जंग की बात करते हैं, वो सीधे सीधे समझौते की बात करते हैं, वो सीधे सीधे तनाव की बात करते हैं। लेकिन जब मोदी कैमरे के सामने आते हैं तो वो बातें घुमा कर बात करते हैं, वो घुमा कर बात रखते हैं। हम देश के लोगों के साथ खड़े हैं, हम चट्टान की तरह मजबूत है, भरोसा है देश के अंदर, इस तरह की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं उसमें कूल रहने की जो दिखाने की कोशिश है कि हम शांत हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा पाकिस्तान की गिदड़ भपकी से, लेकिन हालात जो हैं वो सबको पता है इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। दीपक जी, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो भी कुछ कह रहे हैं, जैसा रवि भी कह रहे हैं कि घुमा फिरा कर कह रहे हैं, डायरेक्ट कोई बात नहीं कर रहे, एयर स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे? बिल्कुल, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर सेना को या सेना की कार्रवाई के राजनीतिकरण का आरोप लगेगा। आपको याद है राहुल गांधी ने एक अति कर दी थी, अति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका वो बयान मुझको भी एज ए जर्नलिस्ट पसंद नहीं आया था। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता भारतीय सेना के जवानों की खून की दलाली कर रहे हैं और ये बात उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कही थी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जानबूझकर सीधे सीधे ना तो एयर स्ट्राइक का जिक्र कर रहे हैं और न ही पाकिस्तान के साथ हमारे जो अभी हीटेड एक्सचेंज हुए हैं, जिस तरह से उनके F-16 विमान आए, हमारे मिग विमान गए और F-16 को खदेड़ा, ना केवल न उसकी बात कर रहे हैं और न ही किसी तरह के युद्ध की या एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक कूल और कंपोज जेस्चर है जो भारत जैसे महान लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का दिखना चाहिए। क्योंकि अगर वो इमरान खान की शब्दावली में बात करें, कहें कि आप हमें सबूत दें, हम कार्रवाई करेंगे, कहें कि हम शांति की कोशिश चाहते हैं, शांति की पहल चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी चीजें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। उनको पता है कि वो तमाम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। उनको पता है कि देश में कौन कौन से अन्य जो कंट्रीज हैं, जो अन्य मित्र देश हैं, वो कौन कौन हमारे साथ खड़े हैं। उनको पता है कि देश की 130 करोड़ जनसंख्या उनके साथ खड़ी है। उनको पता है कि तमाम अपोजिशन पार्टीज उनके साथ खड़ी है। उनको पता है कि अगर वो इस पर कोई भी कदम उठाते हैं तो पूरा देश एकजुट होकर, और आज जो देश में राष्ट्रवाद का उबाल है, देशभक्ति का जो उबाल है, इसको प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए उन्होंने विषय को छुआ। उन्होंने कहा कि देश जवानों के साथ खड़ा है और दुश्मन देश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं और
प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। मार्च शुरू होने वाला है, 1 मार्च कल ही आ जाएगा और उसके बाद पहले से दूसरे हफ्ते में चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा। शोभना, मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, और चुनाव के अनाउंसमेंट होने के साथ देश का जो राजनीतिक माहौल है, लोकतंत्र के लिए जो लोगों की चाह है, या लोकतंत्र में जीतने की जो लोगों की इच्छा है, या कुछ लोगों की आदत है, वो भी बढ़ जाएगी। तो प्रधानमंत्री के पास अभी बहुत वक्त है, अगर वो इन बातों को कहना चाहते हैं तो वो भी कहेंगे। लेकिन जब पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है, जब पूरा का पूरा आर्मी का ऑफेंसिव चल रहा है, तो ऐसे वक्त कोई हल्की बात बोल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को हल्का साबित नहीं करना चाहते। बिल्कुल दीपक जी, उन्होंने ये सारी मजबूती के साथ अपनी बातें रखी। दूसरा, उन्होंने एक चीज बहुत स्मार्टली इस सेंटेंस प्लेस कर दिया कि हम मजबूर सरकार नहीं है, हम मजबूत सरकार है। तो पिछली सरकारों पर उन्होंने निशाना जो हमेशा कहते रहे, बहुत लंबे वक्त से बोल रहे हैं, आज का उनका बात नहीं, और ये भी मैं बहुत लंबे वक्त से लेकिन अब मजबूत नहीं, आज के हालात मजबूर नहीं, मजबूत सरकार। तो उन्होंने साफ कर दिया कि मेरी सरकार मजबूत सरकार है। ये सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो बड़ा फर्म डिसीजन लेगी। ये सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो देश के हित को ध्यान में रखेगी। और मजबूत सरकार से उनका आशय ये है कि उनके पास एक डिसिसिव मैंडेट है, उनके पास 272 से ऊपर की सीटें हैं, और अगर एनडीए के घटक दलों को मिला दिया जाए तो वो 300 के पार चले जाते हैं। और ऐसी सरकार के पास पूरा अधिकार होता है कि वो कोई भी कदम उठा सकती है। और कई दशकों के बाद, लगभग 3 दशकों के बाद कोई क्लियर मैंडेट की सरकार आई है, और प्रधानमंत्री इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए ये कहते हुए वो ये भी जताना चाहते हैं कि जो लोकसभा चुनाव सामने हैं, वहां पर छोटे दल गठबंधन बनाकर एक खिचड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो यहां उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। यहां उन्होंने पाकिस्तान को भी जता दिया है कि हम मजबूर नहीं, मजबूत सरकार है, और मजबूर सरकार कहकर उन्होंने उन विपक्षी दलों को भी हाशिए पर खड़ा कर दिया है, या उनके गठबंधन की कोशिशों पर सवाल निशान लगा दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर गठबंधन की वो सरकार बनती है तो वो एक मजबूर सरकार बनेगी। ठीक है, और चलिए दीपक जी, अब लोकतंत्र जिंदाबाद में इंडिया न्यूज के पास एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है। भारतीय सीमा में पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया गया है। दीपक जी, अगर आपको याद हो, कल से डिनायल मोड में था पाकिस्तान, और लगातार कह रहा था कि हमने तो F-16 विमान का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो गिरा कहां से दिया। और अब देखिए मलबा है, और पाकिस्तानी सेना उठा कर ले जा रही है। आपके सामने तस्वीरें, बिल्कुल ये तस्वीरें सामने है। पाकिस्तानी सेना इसको उठाकर ले जा रही है। ये F-16 का मलबा है। और मैं रवि से इस न्यूज मीटिंग में समझना चाहूंगा, रवि, हमारा लोकतंत्र तो जिंदाबाद है, और लोकतंत्र जिंदाबाद की ये जीती जागती तस्वीर है कि कैसे हम मिग विमान से F-16 को हरा सकते हैं, या F-16 को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, F-16 की क्या विशेषताएं हैं और मिग की क्या विशेषता है? देखिए, मिग जो हमारा प्लेन है वो हमारे सबसे कमजोर विमानों में से कहा जाएगा, काफी पुराना है, करीब 20 साल से हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और F-16 की अगर हम बात करें तो F-16 पाकिस्तान की अग्रणी पंक्ति का, यानी पाकिस्तान का सबसे बेहतर जो युद्धक विमान है वो F-16 है। अमेरिका से इन्होंने लिया था, और अमेरिका ने इस विमान को पाकिस्तान को दिया था ताकि वो अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ जो जंग अमेरिका लड़ रहा था उसमें सहयोग कर सके, और उसके लिए पाकिस्तान को इक्विप किया गया था इस प्लेन के जरिए। इस प्लेन ने बहुत ही मारक प्लेन माना जाता है इसको, और बहुत ही आधुनिक विमान है ये, और इसका अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन इस शर्त के साथ ये विमान पाकिस्तान को दिया गया था कि इसका इस्तेमाल वो सिर्फ आतंक के खिलाफ करेगा या फिर अपनी आत्मरक्षा में करेगा। इसीलिए पाकिस्तान ने पहले ही डिनाई कर दिया। जब पहला बयान मेजर जनरल गफूर का आया तो उन्होंने कहा कि हमने MiG-16 उड़ाए ही नहीं थे, तो हिंदुस्तान ने उसको मार कैसे गिराया गया, क्योंकि टेक्निकली वो ये कबूल नहीं कर सकते थे कि F-16 को उन्होंने भारत के खिलाफ किसी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। उसने भारत की सरहद लांघी और एयर स्पेस का वायलेशन करके उसने वहां पर पेलोड गिराया हिंदुस्तान के अंदर, तो इसीलिए उन्होंने ये झूठ बोला। लेकिन हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद था, और वो उसका जीता जागता सबूत यह है कि हम झूठ नहीं बोलते, अपनी बात पर फर्म रहते हैं, जो करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हमारे विदेश मंत्रालय ने यही कहा कि हमने आतंक के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई की है, फला जगह पर कार्रवाई की और ताल ठोक कर कहा। लेकिन पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से सामने आ गया। ये भी कहा कि हमारे एक मिग विमान को नुकसान हुआ, ये भी कहा हमारा पायलट मिसिंग है, ये भी उन्होंने कहा। बिल्कुल सही।
वो बोलते थे, वो उन्होंने झूठ बार बार बोला इस पूरे मामले के अंदर। सबसे पहला झूठ, प्रधानमंत्री अगर किसी देश का ये कहता है कि हमने 2 पायलट पकड़ लिए तो या तो वहां पर भारी कंफ्यूजन है इस देश के अंदर, यहां पर किसी को, पाकिस्तान को किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। वहां की सेना ने 1 पायलट को गिरफ्तार, 2 को लिया है। पीएम अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमने 2 हिंदुस्तानी पायलट को पकड़ा और बाद में वो बताते हैं कि 1 ही पकड़ा हुआ है। पहले वो कहते हैं कि हमारा F-16 गिराया ही नहीं गया और बाद में उसका मलबा सामने आ जाता है और दिखाई दे जाता है। चोरों की तरह आप देख रहे हैं, गाड़ी में भर के लेके जा रहे हैं। वो तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज को मिल गई तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, चोरों की तरह भर के रवि ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी से पता चलता है कि कितना कमजोर लोकतंत्र है पाकिस्तान में। और हालांकि ये बात कहने की भी जरूरत नहीं, लोकतंत्र है भी क्या, लोकतंत्र है ही कहां है। सबसे बड़ा सवाल तो वहां पर यह है, जितनी बार वहां पर तख्ता पलट चुका है, जिस तरह वहां पर जो भी सरकार होती है वो कठपुतली होती है, पपेट होती है पाकिस्तानी आर्मी की और एस्टेब्लिशमेंट की, और जो वो कह देते हैं वही पीएम को बोलना पड़ता है। पिछले दिनों जो शोभना वीडियो आया था, आपने भी देखा होगा, 22 कट के साथ अगर किसी प्रधानमंत्री को अपना बयान जारी करना पड़ रहा है, इससे पता चल जाता है कि वहां पर क्या लोकतंत्र है या नहीं है। और कल भी इमरान खान ने जो बयान पढ़ा था उसमें भी तमाम कट थे, वो भी एक सीधा बयान नहीं था और ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने जो बयान है वो दिल से दिया है, बल्कि ये था उनके बयान को रिकॉर्ड किया गया है, उसको सेंसर किया गया है, उसको कट किया गया है और उसके बाद देश के सामने रखा गया है, बिल्कुल दुनिया के सामने रखा गया। दीपक जी, मुझे शोभना ये बताइए कि ये तस्वीरें देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? एक मिग विमान ने F-16 को गिरा दिया, तो ये वही हुआ जो कल से थोड़ी सी परेशानी थी मानसिक रूप से, ये वही हुआ, कछुआ और खरगोश की रेस में कछुआ जीत गया। हाँ, लेकिन झूठ इनका सामने आ गया और इस बात की खुशी हो रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये लगातार कह रहे हैं कि हमने तो F-16 का इस्तेमाल ही नहीं किया, अब ये मलबा सामने, अब ये तस्वीरें भारत दिखाएगा, तो इनको भी इनका झूठ खुलेगा और वर्ल्ड कम्युनिटी को भी इनकी असलियत पता चलेगी, जो ऑलरेडी पता भी है। और शोभना, कितना डर होगा इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स के मन में। आप ये सोचिए कि हमारा जो सबसे निचली पंक्ति का विमान है वो उनके सबसे अगली पंक्ति के विमान को गिरा देता है। अभी तो उनका सामना मिराज से होना है, सुखोई से होना है, और अगर कुछ समय और ये बात टल जाती है तो हमारे पास राफेल भी आने वाला है, कोई मुकाबला ही नहीं रह जाएगा। और इस वक्त कितना खौफ होगा पाकिस्तान के एयरफोर्स में। इसीलिए तो घिघी बंधी हुई है रवि पाकिस्तान की, और इमरान खान बार बार आके बात कर रहे हैं, बार आके कह रहे हैं बातचीत कर लो, आइए बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। पर हम जब बातचीत के टेबल पर पाकिस्तान के साथ बैठे हैं, रवि आप भी जानते हैं और शोभना आप भी जानती है, पाकिस्तान में हमने हमेशा पीठ पर छुरा घोंपा है और पाकिस्तान की इस हकीकत को भी भारत अब बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि उसके मुंह में राम है और बगल में छुरी। सीधे चलते हैं हमारे डिफेंस करस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी के पास। सुमित, ये तस्वीरें आपने देखी और तस्वीर देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया? लगता है सुमित से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर बता दें, ये उसी F-16 प्लेन की तस्वीरें हैं जिसके लिए पाकिस्तान लगातार मना कर रहा था, लगातार कह रहा था कि हमने भारत के खिलाफ F-16 को नहीं उतारा है। रवि, शर्मिंदा तो आज पाकिस्तान भी बहुत होगा जब ये तस्वीरें दुनिया के सामने आएंगी तो। जी बिल्कुल शर्मिंदा होगा, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान ने शर्मिंदा होना बहुत पहले छोड़ दिया। बेशरम है पाकिस्तान में कोई शर्म हया जैसी चीज नहीं, वो बेशरम है, वो झूठ पर झूठ बोल सकता है। और रवि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शर्मिंदा होना बिल्कुल बहुत पहले छोड़ दिया पाकिस्तान ने। रवि, लेकिन फिर भी असलियत खुलती है तो कुछ तो आपको जगदिखाई के लिए पड़ता। देखिए कितने गड़े हैं, कितना भी पानी डाल दे नीचे गिर जाएगा। अगर गैरतमंद कोई मुल्क होता है तो उसे हाथ फैलाने में, मांगने में शर्म आती है। और ये देखो, मांगा हुआ प्लेन था, ये अमेरिका से भीख में मिला, इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई है पाकिस्तान ने। ये आतंक के खिलाफ जो उसने लगभग कितने प्लेन्स होंगे रवि, अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हुई? ऐसे F-16 कितने होंगे पाकिस्तान के? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उनके पास ऐसे करीब 26 विमान हैं। तो बड़ा नुकसान है उनका अगर एक विमान उनका इस तरह से गिर गया, और ये मांगा हुआ प्लेन था जिसको कि उन्होंने इस तरह का मिसएडवेंचर करके बर्बाद कर लिया है। तो ये कह सकते हैं कि मांगे हुए कपड़ों से ब्याह रचाने आ गया पाकिस्तान, और वो भी गिर गया। वो भी नहीं, बेगानी शादी में आया था वो ब्याह करने नहीं आया था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के आया था। और अब्दुल्ला का जो है हाल क्या है वो सामने ये दिखाई दे रहा है सामने। सुमित चौधरी, ठीक है, सुमित के पास चलते हैं। सुमित, ये बताइए कि आज जब आपने ये तस्वीरें भेजी और सबसे पहले F-16 की तस्वीरें देखी और ये मालूम पड़ा कि मिग ने F-16 को मार गिराया, तो आपको क्या लगा? हमको तो ऐसा लगा जैसे एक प्लेन जो बाहर होने जा रहा है उसने एक स्टार प्लेन को मार के गिरा दिया। ये भी भारतीय सेना की मजबूती है, ये भी भारतीय सेना का पराक्रम है कि उसने F-16 को मिग से मार गिराया।
देखिए, निश्चित तौर पर दीपक जी, जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो पाकिस्तान के सबसे फॉरवर्ड एयरक्राफ्ट F-16 जिसपे पाकिस्तान अपनी वायुसेना का दमखम भरता है, और भारत के पास वो एयरक्राफ्ट जो भारत लगातार फेज आउट करने की सिचुएशन में, यानी MiG-21। जब ये दोनों एयरक्राफ्ट यानी भारत के जो सबसे लीस्ट या सबसे नीचे वाले जो एयरक्राफ्ट MiG-21 ने F-16 को मार गिराया, तो पाकिस्तान के लिए शर्मनाक वाली बात भी थी। यही वजह है कि पाकिस्तान इसको लगातार बरकरार कर रहा था और झूठ बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये तस्वीरें, ये लगातार चीजें जो अपने आप सामने आ रही हैं, ये बात दर्शा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान का न सिर्फ झूठ बल्कि एक उसकी बड़ी खामी जो है वो सामने निकल कर आई है, क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि उसकी एयरफोर्स को इस तरीके से डिमीन किया गया कि सबसे फॉरवर्ड एयरक्राफ्ट के साथ भी वो इस तरीके से धूल चाटने को मजबूर हो गया। दीपक जी, बिल्कुल सुमित, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आपके पास आएंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय में क्या चल रहा है, रक्षा मंत्रालय में क्या चल रहा है, और लोकतंत्र जिंदाबाद में रवि और शोभना मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल के बीच आज शाम सेना और वायुसेना की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी के पास। सुमित, 2 बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी तक जब से तनाव हुआ है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉरेन सेक्रेटरी ने की थी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस MEA के स्पोक्स पर्सन ने की थी, अब सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसका मतलब है कोई ना कोई एक्शन की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सेना वैसे ही हालात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जब एक्शन हो चुका हो। देखिए, निश्चित तौर पर सेना इसकी जानकारी भी देगी, और यह भी देखना होगा दीपक जी, क्योंकि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आखिरकार ये क्या डिटेल या फिर क्या चीजें हैं जो सेना शेयर करने वाली है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की और आर्मी की ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इसमें खास बात यह भी कि लगातार पिछले 25 मंगलवार से जिस तरीके से एयर स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान का जो रिएक्शन रहा है, और कल जिस तरीके से उसने एवोल्यूशन किया, उन सभी चीजों को देखते हुए भारत की क्या रणनीति है या क्या चीजें होंगी, इन सभी चीजों पर डिस्कशन हो, ये सभी चीजों के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। और एक और चीज दीपक जी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें MEA की, उसमें बताया गया था कि जैश ए मोहम्मद लगातार सपोर्ट कर रहा है और इसकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि हमारे और इंस्टॉलेशंस को अटैक किया जाए। और कल भी पाकिस्तान के जब एयरक्राफ्ट आए थे तब उनकी भी ये कोशिश थी कि हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है उनको टारगेट किया जाए, हालांकि वो विफल रहे उन चीजों में। तो ये सभी चीजों का जो लगातार अपडेट मिल रहे हैं पिछले 24 घंटे का, वो सब चीजों की जानकारी भी दी जा सकती है। दीपक जी, सुमित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बड़े ही साफ शब्दों में हमने कहा था कि हमारा जो एक्शन था वो नॉन मिलिट्री एक्शन था। कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें रवीश कुमार जो कि MEA के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने साफ साफ बोला कि पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट बनाया है। मतलब एस्केलेशन की एक लेडर, यानी तनाव की एक लेडर और बढ़ गई है। देखिए, वो तनाव की एक लीडर या फिर एक सीढ़ी वो कल ही पाकिस्तान ने बढ़ा दी थी जब उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की दीपक जी, क्योंकि पाकिस्तान को लगातार भारत ये कहता है, हर बार ये कहा कि हमारी जंग आतंकवाद से है, हमारी जो कार्रवाई थी वो सिर्फ आतंकवादी से, क्योंकि लगातार वो कार्रवाइयां उन कैंप्स को बर्बाद करने के लिए थी जो हमारे निहत्थे, जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको टारगेट कर रही है, CRPF को जिसने 14 तारीख को टारगेट किया। तो हमारी जो कार्रवाई थी वो सिर्फ उस कार्रवाई उन आतंकी कैंप्स को लेकर थी जिसमें पाकिस्तान भी कई सालों से कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान ने कल जिस तरीके की चीजें की वो अपने आप में साफ दर्शाती है कि वो हड़बड़ाहट, घबराहट हो या फिर उन आतंकवादी कैंप्स को सेव करने की कोशिश हो, वो उसने कोशिश की कि हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाए। लेकिन अब ये देखना है कि अब ब्रीफिंग में क्या होगा या फिर क्या बताया जाएगा कि क्या पिछले 24 घंटे का जो ब्रीफ है वो उन सब चीजों के ऊपर बातचीत हो सकती है। दीपक जी, बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। रवि, अब आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहा है ये पूरा का पूरा तनाव, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर ऐसे वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आर्मी और एयरफोर्स दोनों साथ साथ? मुझे लगता है पाकिस्तान को एक सीधा और सख्त संदेश भारत की तरफ से दिया जाने वाला है, क्योंकि अब तक जो है जो भी तनाव हुआ अब तक, लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की तरफ से हो रही थी वो हमारे अधिकारी कर रहे थे MEA के, लेकिन अभी तक आर्मी से और एयरफोर्स का इसमें कोई दखल नहीं था, अब तक कहीं भी नहीं थी, यहां तक कि रक्षा मंत्रालय तक इसमें दाखिल नहीं हुआ था।
और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक की गई या जो भी जानकारी दी गई वो उनके ISPR के स्पोक्स पर्सन जो है, जो मेजर जनरल गफूर, उनकी तरफ से दी जा रही थी। यानी पाकिस्तान अपनी तरफ से आर्मी को पहले आगे कर चुका था और भारत ने अब तक अपने आप को रिस्ट्रेन कर रखा था, लेकिन अब पहली बार इस सीन के अंदर भारत की तरफ से उनकी फोर्सेस दाखिल हो रही हैं। ये एक सीधा संदेश है पाकिस्तान के लिए, और अब अगर वो अभी भी नहीं समझता है तो अब चीजें गलत तरफ जा रही हैं। ठीक है, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, पहली बार थल सेना और वायुसेना की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जब से ये तनाव बॉर्डर पर बढ़ा है। क्या मायने हम इसके निकाले? एज ए डिफेंस एक्सपर्ट आप हमें क्या बताएंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल है बताना कि क्या वो ब्रीफिंग करेंगे, पर जहां तक मेरी राय है और वो ये है कि जो अगली वाली रणनीति है उसके बारे में तो मेरे ख्याल से खुल के चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये सीक्रेट चीजें हैं। जो हम करना चाहेंगे वो हम अपने आप में जब मौका होगा तब करेंगे। तो आगे की रणनीति डिस्कस करना इस प्रोसेस। नरेंद्र जी, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी मिलिट्री ऑपरेशन को आर्मी ने अंजाम दिया हो, उसकी जानकारी आज वो देश के साथ शेयर करेगी? देखिए, हाँ, ये भी हो सकता है अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, पर आज की हालत में अगर कुछ ऑपरेशन होता है तो हमारा मीडिया इतना एक्टिव है कि उसकी भी हमको कुछ भनक लग जाती। मुझे लगता है कि इसमें 2-3 मुद्दे जरूर उठाए जा सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान आर्मी की तरह वो गीदड़ भभकी या फालतू की धमकियां देने वाले देश नहीं हैं। हम बड़ा रिस्पॉन्सिबल देश है। हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी बड़ी रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज हैं और एक रिस्पॉन्सिबल देश की हैसियत से वो जवाब देंगे। सबसे पहले मुझे लगता है वो देश को भरोसा दिलवाएंगे कि हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी एक्शन हम करेंगे समय मिलने पे हम जरूर करेंगे, और हम पाकिस्तान की तरह हड़बड़ाहट में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्लियर है, जैसे आपके प्रवक्ता बता रहे थे कि जो कल उन्होंने किया था बिल्कुल हड़बड़ाहट में किया था। क्या उनका मकसद था वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कोशिश की भारत की सीमा में घुसने की, उसमें भाग के चले गए। भागते भागते क्या फेंक के गए, कहां फेंक के गए, वो भी किसी को नहीं पता है। कोई टारगेट उनका कुछ नहीं था। भागते भागते उनके एक हवाई जहाज जो है F-16, आप देखिए, हमारे MiG-21 ने उनका F-16 गिराया है। ये दोनों हवाई जहाज है, उनकी अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत फर्क है। मैं यही सवाल आपसे जानना चाहता हूं नरेंद्र सिंह जी, अगर आप F-16 और MiG-21 की तुलना करें तो आपको क्या अंतर महसूस होता है? आप क्या बता सकते हैं हमको टेक्निकली कि दोनों में किस तरह से जमीन आसमान का फर्क है? देखिए, MiG-21 बहुत पुराना, कम से कम 20-30 साल पुराना एयरक्राफ्ट है और उसको अभी हमने अपग्रेड किया है विद लेटेस्ट मिसाइल्स। पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एवियोनिक्स है, फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, उनमें काफी फर्क है। F-16 एक बड़ा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट माना जाता है और MiG-21 भी एडवांस्ड है, पर वो अभी पुराना हो गया है। वो अभी अगर हमारी प्रोक्योरमेंट ठीक तरह से चलती रहती तो मेरे ख्याल से MiG-21 अभी डिस्कार्ड की स्टेज में पहुंच गया होता है। ये तो हमारी भारतीय वायुसेना है और सशस्त्र सेनाएं हैं कि उसको अपग्रेड करके लेटेस्ट उसको बना के और अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज F-16 का मलबा हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान से हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा था कि F-16 विमान को नहीं मार गिराया है, लेकिन आज हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी सेना F-16 के मलबे को ढो रही है। पाकिस्तान का एक और झूठ पकड़ा गया है। पाकिस्तान क्यों लगातार झूठ बोलता रहता है? नरेंद्र सिंह जी, आप क्या एनालाइज करते हैं, क्योंकि आपने भी बड़े क्लोजली काम किया होगा जब भारत की तरफ से आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे सेना को। तो देखिए, पाकिस्तान के तो डीएनए में झूठ बोलना है शुरू से। कभी भी आप शुरू से देख लीजिए, हर बार हमसे मार खाई है और बाद में बोले कि हम तो जीत गए। उसके बाद कारगिल में आए कि हमारी तो फौज ही नहीं है, उधर हमारे आदमी भी नहीं है। फिर उनके प्राइम मिनिस्टर भागते भागते हाथ जोड़ के गए अमेरिका में कि हमें बचा लो किसी तरह।
वो एक देश है जो झूठ बोलता है, अपने शहीदों के कोई उस शहादत पे कोई वो आंसू नहीं बहाता है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे शहीदों को हम सही इज्जत देते हैं। ये अपने शहीदों को कहां छुपा देते हैं? ये वो देश है जो अपने आदमी को, अपने शहीदों की इज्जत नहीं करता है, वो झूठ बोलने वाला देश है। इसकी कितनी झूठ होती है। ये तो कल ही, आज तो आपको कुछ एविडेंस मिली है, ये तो कल जो उनके बयानों से बड़ा क्लियर था। उन्हें बताया कि 2 एयरक्राफ्ट हुए हैं, क्रैश हुए हैं, बिल्कुल सही थे। एक हमारा था, एक उनका था। 2 पायलट पकड़े गए हैं, उन्होंने एक पकड़ा गया, एक हॉस्पिटल में है, बिल्कुल सही है। एक हमारा पायलट था, एक उनका था, बाद में चुप बैठ गए। उनका पायलट उनके आदमियों से पिटा और पिट के उसको हॉस्पिटल में भेज दिया। तो ये तो वो देश है। कल ही मुझे एक कोई भी डिफेंस एक्सपर्ट होगा जो एनालाइज करता है, न्यूज देखता है, उसको कल ही क्लियर हो गया था कि 2 एयरक्राफ्ट गिरे हैं, उसमें एक पाकिस्तान का है, एक हमारा है। 2 पायलट पकड़े गए हैं, उसमें एक हमारा है और एक उनका है। शाम तक उन्होंने बता दिया कि हां हमारा एक पायलट पकड़ा है, दूसरे का तो उनको मुंह में इतनी हिम्मत नहीं कि सच बोल सके। मेजर जनरल साहब, ये बड़ा क्लियर है, उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हमने गिराया है उनका एयरक्राफ्ट। जी दीपक जी, आप कुछ नहीं, मैं रवि से ज्यादा चाहता था। रवि, कल से लेकर आज तक, जब से हमने ये एयर स्ट्राइक की है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कितनी बार झूठ बोला है, ताकि लोकतंत्र जिंदाबाद में हमारे दर्शक समझ ले कि पाकिस्तान किस तरह से झूठ बोलने की मशीन है। हर बार झूठ ही बोल रहा है। जब से ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोल रहा है, किया उसने कुछ भी नहीं है। देखिए, जब हमने एयर स्ट्राइक किया था तो अगले दिन सबसे पहले जो खबर आई थी वो मेजर जनरल गफूर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि भारत के कुछ प्लेन रात को एयर वायलेशन करके गए हैं हमारी सीमा का, और उसके बाद वो कुछ किया नहीं। उन्होंने जल्दबाजी में थे तो पेलोड गिरा गए। पेलोड का मतलब होता है कि उसमें फ्यूल भी होता है और तमाम बम और हथियार को भी पेलोड में ही गिना जाता है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये थी कि वहां पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक हुआ था जिसमें उनके 350 के करीब आतंकी मारे गए थे। एक बड़ा हमला था और पाकिस्तान में दूर तक 80 किलोमीटर तक पेनिट्रेशन किया था भारतीय विमानों ने, और फिर वापस भी सुरक्षित आ गए थे। लेकिन ये सच बोलने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं थी। उसके बाद पाकिस्तान रात को दिन दहाड़े जो है अगले दिन भारत की वायुसेना का अतिक्रमण करता है और उसके बाद उसका एक प्लेन मार गिराया जाता है। भारत का भी एक प्लेन गिरता है उसके अंदर। वो बोलता है कि हमने 2 पायलट पकड़ लिए हैं, लेकिन दोनों भारत के हैं। हकीकत कुछ और होती है। हकीकत निकलती है कि एक पायलट हमारा था जो उनके पास है। और ये एक देखा जाए तो दीपक जी, 20 साल का इतिहास जैसे फिर से एकदम सामने आकर पाकिस्तान के खड़ा हो गया। 20 साल पहले जब करगिल का वॉर चल रहा था 1999 में, तब के नचिकेता हमारे एक पायलट थे जो कि बमबारी करते वक्त पाकिस्तान के इलाके में पैराशूट से इसी तरह से गिरे थे और उनको 8 दिन बाद पाकिस्तान को वापस करना पड़ा था। तो अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसके पास एक बार्गेनिंग टूल आ गया है एक पायलट के तौर पर, तो वो बहुत ही गलत सोच रहा है, क्योंकि जेनेवा संधि के तहत उसे इसे वापस करना होगा। और अब तक, कल से अब तक जो चुप्पी साध रखी है उसने भारत के पायलट को वापस मांगने के बाद भी, यह अपने आप में एक शर्मनाक एक्ट है। बिल्कुल। और दीपक जी, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जो उनके मेजर जनरल कर रहे थे, रवि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे शब्द उन्होंने हमारे चुराए। उन्होंने कहा कि हमने नॉन मिलिट्री ऑपरेशन है, हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। जिसके देश में नागरिकों की कोई वैल्यू ना हो, आए दिन सीज फायर हमारे उल्लंघन करता है और हमारे गांव में रिहायशी इलाकों में बम गिराता है, वो वही दावे कर रहा था जो भारत ने अपने एयर स्ट्राइक के बाद करे। और अभी एक और महत्वपूर्ण बात, झूठ बोलने के साथ साथ पाकिस्तान ये भी लगातार करता रहता है कि उसके दिमाग में साजिशें चलती रहती हैं कि किस साजिश को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। ये भी सबसे बड़ी बात है। देखिए, 4 बार मार खाना, 4 जंगे हार जाना और अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद अपने मुल्क के 2 टुकड़े करा बैठना, ये किसी को भी, किसी भी समझदार देश को समझाने के लिए काफी होता है। और पाकिस्तान अगर कुछ समझा इतिहास से तो इतना ही समझा है कि सीधी लड़ाई के अंदर वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, और ये वो बार बार करके देख चुका है। तो वो हर बार नए तरीके अपनाता है। पहली लड़ाई जो उसने 1948 में शुरू की, वो कबायलियों के जरिए उसने शुरू की। दूसरी लड़ाई की बात करें 65 की, उसने सीधा टकरा कर देख लिया। तीसरी लड़ाई 71 में उनके टुकड़े ही हो गए। चौथी लड़ाई उसने जब शुरू की करगिल की, वहां पर उसने नया तरीका अपनाया, लेकिन हर बार मार खाई है उसने। रवि, आपको मैं रोक रही हूं और इस समय एक बड़ी खबर, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप, जल्द खत्म होगा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव। बड़ा बयान अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से आया है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि झगड़ा हमारा, तनाव हमारा, हम
इनके बयानों की क्यों इतनी अहमियत दी जाती है और ये इस तरीके का बयान किस हैसियत से देते हैं दीपक जी, ये मैं समझना चाहूंगा। देखिए, ये बड़ी साफ सी बात है कि अगर दो न्यूक्लियर नेशन के बीच तनाव होगा तो बीच में मान मनोबल के लिए कई सारे राष्ट्र आएंगे और दोनों का पैचअप कराने की कोशिश करेंगे। ये ठीक उसी तरह होता है। इस पूरे ग्लोब को आप एक मोहल्ला समझ लीजिए। मोहल्ले में दो पड़ोसियों के झगड़ा हुआ तो चार पड़ोसी आ जाएंगे। जो सबसे बड़ा पड़ोसी होगा, जो सबसे धनवान पड़ोसी होगा, जो सबसे सॉलिड पड़ोसी होगा, वो सबसे पहले जाएगा और दोनों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा। तो कमोबेश यही होता है और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारत ने ये जो कार्रवाई करी होगी उससे पहले या उसके बाद में उसने लोगों को ये बताया होगा कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं और करने के बाद सभी देशों को कॉन्फिडेंस में लिया होगा। जब हमने एयर स्ट्राइक कर दी थी तो तमाम देशों के राजदूतों को सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री थी उन्होंने बुलाया था और साउथ ब्लॉक के अंदर बाकायदा सबकी ब्रीफिंग हुई थी कि हमने बालाकोट पर यह हमला क्यों किया है, एयर स्ट्राइक क्यों की है और इसका कारण क्या है। और अमेरिका हमेशा से, हालांकि हम कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हम किसी तीसरे को नहीं आने देंगे, हम किसी की मध्यस्थता को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन यह भी हकीकत है कि जब समझाने की बारी आती है तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ करगिल वॉर के टाइम पे भी नवाज शरीफ को समझाया गया था। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई रोल ट्रंप अपने लिए देख रहे होंगे, क्योंकि ट्रंप को भी दुनिया में अपनी बादशाह बचा के रखनी है और अगर दो न्यूक्लियर नेशन टकराते हैं तो बीच में उनको आके उस जो टेंशन है उसको डिफ्यूज कराने की जरूरत महसूस हो रही होगी। इसी के चलते ट्रंप ने यह बयान दिया। दीपक जी, ये ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि अच्छी खबर आने वाली है। क्या मैं इस बयान को ये जो थल सेना और वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उससे जोड़ूं? पर इस समय हम रुकेंगे ब्रेक के लिए। बिल्कुल नहीं जोड़े, आप बिल्कुल नहीं जोड़े। थल सेना और वायुसेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी वो बिल्कुल ऑपरेशन क्लैरिटी के लिए करेगी। कोई ना कोई क्लैरिटी देने वाली होगी किसी ऑपरेशन के बारे में या किसी जो ग्राउंड पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसके बारे में। इससे बिल्कुल ना जोड़े। अगर ट्रंप की बात को हम सही मानते और ट्रंप की बात एग्जीक्यूट हो रही होती तो इसका मतलब है फिर एमईए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, मेरी समझ के मुताबिक विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को समझाता। ठीक है जी, खत्म करने का समय आ रहा है इस कार्यक्रम को। आपकी फाइनल टिप्पणी, जो तनाव चल रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ट्रंप ने कहा है अच्छी खबर आएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल जब तीनों सेना के प्रमुख से प्रधानमंत्री मिले थे तो प्रधानमंत्री ने उनको साफ कहा था कि जो भी आपको करना है आपको खुली छूट है। तो आज जो एयरफोर्स है और उसके साथ जो आर्मी है वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत सी देखी है। मैं ये नहीं कहता कि एक लीडर हमारा एस्केलेशन हुआ होगा, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होगी और ये तनाव किस दिशा में जा रहा है, भारत और पाकिस्तान का ये स्टैंड ऑफ किस तरफ जाता है, इसकी तरफ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन मिलेगा। और चूंकि सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो मुझे ये लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ ना कुछ नई जानकारी जरूर साझा करेगी। और चलते चलते हम लोकतंत्र जिंदाबाद में ये भी बता देते हैं शोभना कि हम इस पर लगातार चर्चा और लगातार विश्लेषण करते रहेंगे और नहले पे गहला में इस पर पूरा पोस्टमार्टम इस खबर का किया जाएगा। फिलहाल